चलो अभी हम ओपन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो केवीएल, केसीएल और डॉट कन्वेंशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू द थ्योरम्स। थ्योरम्स आप लोगों ने शायद प्रीवियस क्लास बीएससी वगैरह में पढ़ी ली होंगी, लेकिन उसको हम लोग फिर से आज हम लोग पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, हाँ, मैक्सिमम ये पावर सारी, थ्योरम। जी जी, ये थ्योरम्स हम लोग सारी आज पढ़ेंगे। तो इसको मैंने डाल रखा है आपके क्लासरूम में, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ अभी, वहां से हम लोग। एक्चुअली में आपके जो मोबाइल पर वर्ड वाला वो पड़ा नहीं होगा, इस वजह से खुल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो वो इस तरह करके खुल रहा है, नहीं होगा तो मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। आपके आप पर वर्ड में वाला, नहीं ऐसे दिखा रहा है, दी ऑनर विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन फॉर द पर्सन रिक्वेस्टिंग एक्सेस। क्या कह रहे हो बेटा? इसमें नीचे दिखा रहा है, जब मैं ओपन कर रहा हूँ ना, हाँ, तो इसमें दिखा रहा है दी ओनर विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन फॉर द पर्सन रिक्वेस्टिंग एक्सेस। और वो मैं नहीं तो एक्सेस कर रहा हमारे, हूँ, तो आपके एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो आपके पास हाँ, नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अच्छा, तो जब उसको एक्सेप्ट करेंगे हम तब आपके एंड पे ओपन होगा। हाँ, तब खुलेगा। ऐसा बोल रहा है ये, पता नहीं खुलेगा कि नहीं। चलो अभी क्लास कर लेते हैं, फिर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको इसका मेल कर दूंगा, ठीक है बेटा। ठीक ठीक। तो ये इस तरह का है, इसमें और भी प्रीवियस चीजें भी हैं, पूरा नेटवर्क के बारे में बताया हुआ है, नेटवर्क कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लूप है, नोड की डेफिनेशन है, ये देखिए, ठीक है। ये जो केवीएल और केसीएल जो हमने लास्ट में पढ़ाया है वो भी है, हालांकि उसके लिए मैंने दूसरे पीडीएफ भेजे थे, लेकिन वो भी इसमें दिया हुआ है। अब ये वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर रूल भी इसमें बताया गया है, ठीक है, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। लूप और नोड इक्वेशन के बारे में बताया गया है, ये मैंने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। और आज हम ये देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम आज हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा पहली है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि, इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे, बाकी राइटिंग में तो ये सब लिखा ही हुआ है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है, देखो अगर ये जो एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, इसमें एक अच्छा वोल्टेज सोर्स V1 लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स V2 लगा हुआ है। तो इस पूरे सर्किट में इन दोनों V1 और V2 ही इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम हम क्या करेंगे, एक बार V1 वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और V2 को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको देखो शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे इस वाले फिगर में, ठीक है। और अपना पूरा हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है इसको देखेंगे। और एक बार क्या करेंगे, हम V1 को कंसीडर नहीं करेंगे, V1 को शॉर्ट कर देंगे, देखो ये शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। केवल V2 बोलेंगे और उससे पूरा अपना नेटवर्क कंसीडर करेंगे और हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये देखेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। यही सुपरपोजिशन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब आप एक काम करिए, ये जैसे कि ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 28 वोल्ट है, ठीक है। तो जब हम 28 वोल्ट लेंगे, ठीक है, और इसको हमने शॉर्ट कर दिया इस फिगर में, तो ये 4 ओम है, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसके लिए पहले हमें टोटल करंट निकालनी पड़ेगी। तो ये देखो यहां से करंट चली, ये 4 ओम, कोई आया क्या? गौतम आ गए हैं। गौतम बेटा, गौतम, गौतम सुन नहीं रहा। अब सुन रहा गौतम, हूँ। आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं। तो रवि तुम बेटा सुन रहे हो ना? यस सर। आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये 2 ओम और ये 1 ओम पैरेलल में हो जाएंगे, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे,
फिर जो आएगा उसको 4 के साथ जोड़ देंगे, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का। फिर हम करंट निकाल लेंगे, ठीक है, उस करंट को ईच ब्रांच में देख लेंगे कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक वैसे ही इस वोल्टेज सोर्स के लिए करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कितनी करंट हमारी फ्लो हो रही है ईच ब्रांच में। फिर हम उन दोनों हर ब्रांच की करंट को ऐड कर देंगे, यही सुपरपोजिशन। बात समझ में आई रवि? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है तो दैट इज योर थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। तो हम थेवेनिन थ्योरम पे आते हैं। देखो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी लीनियर नेटवर्क में consisting of a number of voltage source and resistance can be replaced by an equivalent network having a single voltage source called Thevenin's voltage and a single resistance. Means अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इस तरह का ही नेटवर्क है, मान लो ये वाला फिगर ले लो, ठीक है, यहाँ पर जो है ये शॉर्ट किया हुआ है, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो हम उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक VTH और RTH दो चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो ये एक सर्किट है, इसमें R1 रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, R2 रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, V1 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस, लोड यहाँ अभी ओपन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा हो सकता है या कोई भी लोड लगा हो सकता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम रिड्यूस हो सकता है एक सिंपल सर्किट में कि हम एक थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकाल लें जिसको कि यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें जिसको कि स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये R1 R3 R2 खत्म होके R आ गया, और ये पूरा इस A और B के अक्रॉस जो भी ओपन सर्किट इसके अक्रॉस हमें निकालना है, तो R3 के अक्रॉस जितना वोल्टेज है वही वोल्टेज होगा थेवेनिन वोल्टेज एक तरीके से, तो उसकी वैल्यू निकाल के हम रखेंगे। तो ये हमारा थेवेनिन थ्योरम कहता है। फिर यहाँ पर जितने का लोड लगा होगा AB का जो ओपन सर्किट है, हम लोड लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीजें सीखनी है कि कैसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं, मींस E निकालते हैं, और कैसे हम RTH निकालते हैं, ठीक बात। तो जब हमें ई समझ लो बात को, आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है और क्या निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब ये पढ़ा होगा बीएससी में आपने वैसे पढ़ रखता हूं। हाँ, तो जब थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये तो ओपन सर्किट है, ये R2 बेकार हो गया, R1 और R3 सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और करंट निकाल लेंगे। तो V1 अपॉन R1 प्लस R3 ये जो लिखा हुआ है, मतलब V1 अपॉन R1 प्लस R3 करंट आएगी, और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो जो E हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखो V1 अपॉन R1 प्लस R3 तो करंट है, उसमें R3 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह हमने E निकाल लिया। और R इसमें निकालना बताया नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। R कैसे निकालेंगे, R निकालेंगे हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और इस एंड से निकालेंगे, ठीक है। कि अगर यहाँ पर बैटरी रखी होती तो क्या होता, यहाँ से करंट चलती इस पॉइंट से A से होते हुए R2 में जाती, फिर R1 और R3 में बढ़ती, ये तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो R के केस में R1 और R3 क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो R2 के साथ सीरीज में होगा। तो इस तरह हम स्मॉल r निकाल सकते हैं, ठीक बात। ये हो गई थेवेनिन थ्योरम। नेक्स्ट है आपकी क्या, नॉर्टन्स थ्योरम। देखो नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है, जैसे थेवेनिन थ्योरम में हमने क्या किया था कि एक वोल्टेज सोर्स निकाला था और सीरीज में एक रेजिस्टेंस उसके लगा दिया था, समझ रहे हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, देखो यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ए और बी के क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम में एक
करंट सोर्स इवेल्युएट करेंगे इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि करंट सोर्स के पैरेलल में लगा देंगे। ठीक बात। अब अगर इस फिगर को देखें तो क्या हो रहा है हमारा, ये ए और बी के अक्रॉस हमें निकालना है। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस हमें, ये देखो बना हुआ है R2 यहाँ बना हुआ, इसी लोड के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम इस, अब हम निकालेंगे नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमें वोल्टेज करंट सोर्स निकाल लिया, और वैसे ही जैसे उसमें बताया था आर नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। वो हम दोनों देखो ऐसे ही सॉल्व किया, R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3। ये R2 तो बेकार है, मतलब समझ लो, ये तो लोड का है तो इससे मतलब नहीं है, ये V2 भी बेकार है एक तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है, अब नेक्स्ट है आपकी मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी जो सोर्स से वो लोड को मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी जबकि आपके इंटायर सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब वही देखो, यहां पर भी कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया होगा तो उसका एक आप एक ईटीएस निकाल लेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट, और आरटीएच निकाल लेंगे। ठीक बात। तो अब उस आरटीएच को मैक्सिमम पावर लोड पे कब ट्रांसफर होगी, जब आपका ये आरटीएच की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, इस लोड के बराबर। ठीक है, ये आपकी होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। नेक्स्ट है आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स में क्या होता है कि आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम हेल्प्स टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन विदाउट फर्दर वर्क। कि मतलब आप देखो यहाँ पर R1 R2 और R3 रखा हुआ है, हम रिप्लेस कर दिया, VS को हमने उठाकर यहाँ पे रख दिया, R3 को इसके पैरेलल यहाँ सीरीज में लगा दिया, और R1 R2 देखो इसके पैरेलल में थे तो ये इस तरह लगा दिया। ये आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, मैं इसमें और भी थ्योरम्स हैं, वो आप जो है देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता ऐसी खास नहीं है। इतनी थ्योरम्स जो है आपके सिलेबस में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो आपकी पहली यूनिट है वो लगभग लगभग यहाँ से पूरी हो गई है। ठीक है, 5 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ, किसी थ्योरम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो देख लीजिए और मुझको बता दीजिए। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट में आपका ग्राफ वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, तो मैं उसका मटेरियल भी आपको अभी सेंड किए दे रहा हूँ।
ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रवि? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो अभी फर्स्ट यूनिट में आपका ये नेटवर्क एनालिसिस वाला पोर्शन जो है वो तो ठीक है, कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा ग्राफ थ्योरी वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो आज हम लोग ग्राफ थ्योरी के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है? मैं एक मटेरियल पोस्ट कर रहा हूँ, उसी से डिस्कस करता हूँ। ठीक है बेटा, अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग पर लगाता हूँ और ग्राफ थ्योरी के विषय में आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो बेटा, ग्राफ थ्योरी क्या होती है? ग्राफ थ्योरी के लिए आपको कुछ पहले पॉइंट्स समझने पड़ेंगे कि ये नोटेशन होता है, ठीक है? एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क जो होता है वो इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स सच एज रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इन सब का क्या इंटरकनेक्शन होता है। तो द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट should result in knowing the voltage source and currents through all the circuit elements, ठीक है? In circuit analysis, all the element of a network must satisfy KVL and KCL, ठीक है? तो इन
इसके एनालिसिस के लिए हम इजी बनाने के लिए एक ग्राफ थ्योरी हमने इंट्रोड्यूस करी, जिससे कि हमारी सर्किट की एनालिसिस इजी हो जाती है। तो उसको इवेल्युएट करने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये नोड क्या होता है? नोड इज अ जंक्शन पॉइंट और इंटरकनेक्शन पॉइंट टू और मोर नेटवर्क एलिमेंट। पता ही होगा आपको कि एक रजिस्टर या कैपेसिटर जहां पर मिल रहे हो, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, ठीक है, वो जंक्शन नोड हो जाता है। एलिमेंट और ब्रांच और एज। एन एलिमेंट इज अ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग वन नेटवर्क एलिमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क। एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, समझ लो, तो वो आपका एलिमेंट हो गया। डिग्री ऑफ नोड, इट इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंसिडेंट ऑन अ नोड। एक नोड पर अगर दो ब्रांचें रजिस्टर की इंट्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है, तो वो 2 हो जाएगी, 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, तो वो जितनी भी हो जाएंगी वो डिग्री ऑफ नोड हो जाएगी। ठीक है। अब ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? इन अ नेटवर्क इफ द ब्रांचेस आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, मतलब रजिस्टर को हम गायब करके क्या कर देंगे? सीधा एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ठीक है। इफ द ब्रांचेस आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एंड नोड्स बाय द डॉट्स, और नोड्स को हम किससे? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, देन द रिजल्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज अ ग्राफ। ठीक है। ओरिएंटेड ग्राफ क्या होगा? जिसमें एरो लगे होंगे, डायरेक्शन लगा होगा, वो क्या हो जाएगा? समझ लो, अभी नीचे हम बात करते हैं। देखो, जैसे ये नॉन डायरेक्शनल ग्राफ है, ये क्या है? ये डायरेक्शनल है, समझ लो। ये 3 से 1, 1 से 2, 2 से फिर 3, 2 से 4, ये क्या है? ओरिएंटेड ग्राफ है। ये नॉर्मल ग्राफ है। ठीक है। अभी ये सब इस पे आते हैं, क्या होता है डेफिनेशन पढ़ने। ठीक है, ओरिएंटेड ग्राफ समझ गए। कनेक्टेड ग्राफ, when there exists at least one path between every pair of nodes, then the graph is called as a connected graph. क्या कह रहा है? When there exists at least one path between every pair of nodes, जितने भी nodes हैं उसमें क्या है? एक पाथ हो, वो कनेक्टेड ग्राफ होगा। इसका नीचे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो इन्होंने दिया है। ये एक तरह से कनेक्टेड ही ग्राफ है, समझ लो, है ना? यस सर। हाँ, कि सब इस नोड पे सब जगह से आया जा सकता है, समझ लो। तो ये जो है हर नोड पे आया जा सकता है, एरो लगा नहीं, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है? व्हेन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ, इसमें तो कई पाथ हैं, कि एटलीस्ट वन पाथ हो कि एवरी पेयर ऑफ नोड से वो जा रहा हो, समझ रहे हो? तो वो आपका कनेक्टेड ग्राफ है। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ट्री। ट्री क्या होता है? The tree of a network connects all the nodes of the network but contains no closed path. मतलब नोड्स सारे होने चाहिए और क्लोज्ड पाथ भी बनना चाहिए। समझ रहे हो बात? ट्री देखो कहाँ है, ये ट्री। जैसे ये एक ग्राफ था 1 2 4 1 2 3 4 वाला, तो इसमें देखो क्लोज्ड पाथ नहीं होना चाहिए। ट्री में क्या है? क्लोज्ड पाथ नहीं होना चाहिए। तो अब ये वाला 2 3 वाली ब्रांच हटा दी गई और ये 1 3 वाली ब्रांच हटा दी गई, तो ये आपका क्या हो गया? एक ट्री हो गया। समझ लो बात को? हालांकि ये अगर आप 1 2 वाली हटा देते और 2 4 वाली हटा देते तो भी आपका ट्री रहता। समझ लो बात को? क्योंकि सारे नोड्स कवर हो रहे हैं, मतलब 1 3 4 2, मतलब नोड सारे कवर होने चाहिए और कई सारे ट्री हो सकते हैं। इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्री। समझ रहे हो? 1 2 3 4। अब अगर तुम देखो, अगर 1 2 वाली ब्रांच हटा दो और 2 4 वाली ब्रांच हटा दो तो भी तो एक ट्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? समझ रहे हो बात? तो कई सारे ट्री हो गए। अब ट्री क्या होता है कि एक ट्री की जो ब्रांच होती है उसको ट्विग कहते हैं, जो ऊपर लिखा लिया। ट्री हो गया। द ट्री ऑफ ए नेटवर्क connects all the nodes of the network but contains no path. A twig क्या होती है? Each branch of a tree is called as a twig. तो twig क्या होगी? अब ये 3 4 भी twig है, 2 4 भी twig है और 1 2 भी, कि किसी भी एक ट्री की कोई भी ब्रांच वो twig होती है।
रवि बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। ट्री, अब कोड ट्री क्या हो गया? ऑल ब्रांचेस दैट आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क बट नॉट इन द ट्री ऑफ द नेटवर्क टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ कोड ट्री। क्या मतलब? कि वो सारी ब्रांचेस जो कि ट्री में प्रेजेंट ना हो। देखो क्लोज लूप हटाने के लिए हमने यहाँ पर देखो, अब ये कोड ट्री था, समझ लो, इस क्लोज लूप को हटाने के लिए हमने ये 2 3 हटाया था और ये 1 3 हटाया था। समझ लो बात को? इस ट्री को बनाने के लिए 1 2 3 4 वाले ट्री को हटाने के लिए हमने ये वाली 2 ब्रांचें हटाई थी। तो इस ट्री का ये क्या है? कोड ट्री। समझ रहे हो बात? ऐसे ही किसी दूसरे ट्री का और कोड ट्री हो सकता है। समझ रहे हो बात को? अगर हम ये 2 3 वाली ब्रांच और ये वाली हटा रहे हैं तो ये कोड ट्री हो जाएगा 1 3 4 अगर इस तरह बनाएंगे। ठीक है, ये कोड ट्री है इस वाली ट्री का। समझ में आई बेटा रवि बात? यस सर। अब लिंक की बात करते हैं। व्हाट इज लिंक? ईच ब्रांच ऑफ अ कोड ट्री इज कॉल्ड एज अ लिंक और कॉल्ड। अब ये 1 3 और 2 3 ये क्या होंगे? लिंक होंगे। जो कोड ट्री होता है उसकी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। ट्री की ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रवि? ट्री की ब्रांच ट्विग। हाँ, ट्री की ब्रांच को ट्विग कहते हैं। ट्री की ब्रांच को ट्विग कहेंगे और कोड ट्री की ब्रांच को लिंक कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंक। 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 लिंक कहेंगे, है ना? आज इतनी डेफिनेशन पढ़ लेंगे वही काफी है। तो देखो ठीक है, कोड ट्री हो गया, लिंक हो गया, पाथ। अब हम लोग पाथ पढ़ते हैं। व्हाट इज पाथ? A path is a traversal from one node to another node of a graph along the branches such that no is encountered twice. तो पाथ क्या है? एक नोड से दूसरे नोड पे चले जाए और रिपीट ना हो। समझ लो बात? ऐसे जाके ऐसे ये समझ लो बात? ये पाथ हो गया, अपन से ही रुक जाएंगे, है ना? तो ये पाथ हो गया। प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या होता है कि सारे जो नोड्स हैं वो एक ही प्लेन में करें और इंटरसेक्शन ना हो, कट ना हो। मतलब एक ही प्लेन एक्स वाई प्लेन में हो, 3D में ना हो। समझ रहे हो? तो अगर यहाँ से ऐसे कट हो गया तो ये 1 से 4 बीच में तो दिक्कत हो जाएगी। प्लेनर ग्राफ वो होते हैं कि वो एक ही प्लेन में लाई करें और क्रॉस ओवर ना हो। ग्राफ जो हो क्रॉस ओवर ना हो। जैसे कि 1 से लेके 4 भी एक आ गया ऐसी लाइन, तो समझ लो बात? तो वो क्रॉस हो जाएगा, तो वो प्लेनर ग्राफ नहीं रहेगा। ठीक बात? फिर अब हम सब ग्राफ पे आते हैं। अब ये सब ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ GS is said to be the sub graph of a graph G if every node of GS is a node of G and every branch of GS is also branch of G। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये एक सब ग्राफ बना, ठीक है। इस सब ग्राफ में क्या है? केवल ये जो 2 से 4 वाली ब्रांच है, ये एक ब्रांच हटी हुई है। समझ लो? नोड सारे हैं सब ग्राफ में। देखो समझ लो, a graph GS is said to be the subgraph of a graph G if every node of GS is a node of G and every branch of GS is also a branch of G। बस कोई एक हटा दो तो मतलब ब्रांच हटा दी हमने। समझ लो ये वाली, तो ये एक सब ग्राफ हो गया। वहां नोड लेकिन सारे रहेंगे। समझ लो बात? अगर 2 से 4 हो जाता तो ये पूरा यही वाला ग्राफ हो जाता। तो ये इस ग्राफ का क्या है? सब ग्राफ एक इसका पार्ट है ना? तो इसको हम सब ग्राफ बोलते हैं। ठीक बात? अब इस सब ग्राफ की वो रैंक निकालते हैं। द रैंक ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ इज डिफाइंड एज n-1 where n is the number of nodes in the graph। अब इसमें 4 नोड्स हैं तो रैंक क्या हो जाएगी? n-1 मतलब 3 हो जाएगा। अब टाई सेट और कट सेट, बस आज इतना ही पढ़ते हैं। इसका हम अभी
एक वर्ड में बना के अपलोड कर देंगे। ये अच्छी सारी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको आप देख लेना। ठीक है बेटा, अभी लेकिन ये टाइसेट और कटसेट और डिस्कस कर लेते हैं। अब टाइसेट क्या होता है? देखो, टाइसेट इज अ सेट ऑफ ब्रांचेस which forms a closed path or loop. A basic tiset or a fundamental tiset is a tiset having one and only one linked branch, the other elements being tree branches. अब देखो, टाइसेट क्या कह रहा है कि टाइसेट जो है एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करेगा। टाइसेट इज अ सेट ऑफ ब्रांचेस विच फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। अब देखो, अगर ये वाला जो है 1 2 3 4 ये भी एक क्लोज लूप है, ठीक है, और 1 2 3 ये डायरेक्शन इसकी गड़बड़ा रही है, तो ये भी खैर एक क्लोज लूप है ना। तो एक इसको क्लोज लूप होना चाहिए। टाइसेट के लिए क्या होगा? सेट ऑफ ब्रांचेस विच फॉर्म्स अ क्लोज्ड पाथ और लूप, लेकिन इसकी डायरेक्शन गड़बड़ा रही है, तो इसलिए है ना, तो इसमें केवल यही एक क्लोज लूप है, 1 2 4 3। हाँ, और वो डिपेंड करेगा ग्राफ पे, समझ लो बात को। तो टाइसेट क्या? अ बेसिक टाइसेट और फंडामेंटल टाइसेट इज ए टाइसेट हैविंग वन एंड वन। अब इस बात को समझ लेते हैं। वन एंड ओनली वन लिंक ब्रांच, द अदर एलिमेंट्स बीइंग ट्री ब्रांच। अच्छा, अब टाइसेट के लिए वो ये कह रहा है, देखो कि ये जो 1 वाली 1 3 वाली ब्रांच जो है, समझ रहे हो, ये वाली ब्रांच, ये तो लिंक की ब्रांच हो रही है, और बाकी सारी 1 से 2 2 से 4 और 4 से 3 ये सारी किसकी ब्रांचें हैं? ये ट्री की ब्रांच है। बात समझो। और बेसिक टाइसेट और फंडामेंटल टाइसेट इज ए टाइसेट हैविंग वन एंड ओनली वन लिंक ब्रांच, मतलब लिंक की एक ब्रांच होगी और अदर सारे एलिमेंट किसके होंगे? ट्री के। तो हमने अभी आपको बताया कि ये केवल ये वाला बन रहा है, 1 3 1 2 4 और फिर से 3, समझ लो बात को। तो देखो, अब इसमें क्या है? देखो, ये को ट्री है और को ट्री की ब्रांच क्या कहलाती है? लिंक कहलाती है। तो 3 से 1 वाली जो ब्रांच है वो लिंक ब्रांच है। देखो 2 3 तो गायब होगी, समझ लो बात को। एक अगर टाइसेट हम बना रहे हैं तो ये 2 3 वाली ब्रांच गायब होगी, समझ लो बात को। हाँ, ये गायब होगी, और 3 1 2 और 4 और वापस 3 इस तरह करके होगा। ये 2 3 वाली बीच वाली ब्रांच गायब होगी। तो ये टाइसेट यही कहता है कि टाइसेट में केवल लिंक की एक ब्रांच होगी, बाकी ब्रांचें किसकी होंगी? ट्री की होंगी या ट्विग होगा। तो ये 1 2 2 से 4 4 से 3 ये देखो ट्री की ब्रांचें हैं, और 3 से 1 जो ब्रांच है वो जो है वो लिंक की ब्रांच। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो टाइसेट भी हो गया। अब हम कटसेट की बात कर लेते हैं। A fundamental cut set of a graph with respect a tree। चलो ऐसा है, अब कट सेट जो है लास्ट अगले टर्म में हम बात करेंगे, ठीक है। कारण ये है